हेलो बच्चों, वेलकम टू EBCL लेक्चर नंबर 18 कंपटीशन लॉ पार्ट 4। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर लेक्चर के अंदर बताया था, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना है दैट व्हाट इज डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है? डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है जिस मार्केट के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर, जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो उसके अंदर आपकी मार्केट में डोमिनेंस है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है उसका कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है, जो कि आपकी कंपनी को डोमिनेंट पोजीशन में लेकर के आ रहा है। आज जैसे नेस्ले है, नेस्ले का जो प्रोडक्ट है दैट इज मैगी। उस एक मैगी की वजह से नेस्ले की जो है वो मार्केट में डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। बिलीव इट और नॉट, मैगी गिव्स नेस्ले मोर देन 80% ऑफ इट्स रेवेन्यू। नेस्ले का 80% से ज्यादा रेवेन्यू केवल मैगी से जनरेट होता है। इसीलिए बीच में जब मैगी पे बहुत इश्यूज हुए थे, विवाद हुआ था कि इसके अंदर केमिकल वगैरह होते हैं, तो मैगी नेस्ले की सेल इंडिया में बहुत कम हो गई थी। जितने भी हमारे ये आर्मी के कैंटीन्स वगैरह हैं, यहाँ से मैगी को विड्रॉ कर लिया गया था। इसका मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि दैट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैगी एंजॉयज डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। FMCG सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त डोमिनेंस है। ठीक है, एप्पल का डोमिनेंस है मोबाइल सेगमेंट के अंदर, टाटा सॉल्ट का डोमिनेंस है इसके अंदर, सॉल्ट प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर, जहाँ पर भी आप चले जाओ आपको हर जगह टाटा सॉल्ट मिलेगा। सो दीज आर ऑल व्हाट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ डोमिनेंट पोजीशन की, कि आपकी उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मार्केट में कितनी डोमिनेंस है। सो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एक्ट, dominance is not prohibited. A company can enjoy dominance in a particular market, in a particular product segment. कोई गलत नहीं है उसके अंदर। What is wrong is, what is anti-competitive is the abuse of that dominant position. आप क्या कर रहे हो? आप जानबूझ करके अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अब मैगी ने यहाँ पर एक्सॉर्बिटेंट वे के अंदर अगर प्राइसेस इंक्रीज कर दी तो क्या होगा? दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। टाटा सॉल्ट ने अगर प्राइसेस इंक्रीज कर दी, दैट इज व्हाट, दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। आप वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन लॉ। ओके, रीड करते हैं क्या बोला है। डोमिनेंट पोजीशन मींस अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by an enterprise or group in relevant market. Relevant market के बारे में हम जानते हैं। In India, which it enables to operate independently of competitive forces prevailing in the relevant market. आपका प्रोडक्ट सेगमेंट ऐसा है कि आपकी इतनी डोमिनेंस है कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को दूसरे सारे प्रोडक्ट से प्रेफरेंस देता है। ठीक है, और आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हो। यू आर इन द पोजिशन टू ऑपरेट योर बिजनेस इंडिपेंडेंटली बाय किलिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ अदर बिजनेसेस और अदर प्रोडक्ट लाइंस। तो आप ऐसी पोजीशन को जब आप हो तो क्या करो? आपने प्राइसेस इंक्रीज कर दी टू पेनिट्रेट द मार्केट मोर एंड मोर, अफेक्ट इज कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स ऑफ द रेलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर। आपने अपने मार्केट को अपने फेवर में लाने की कोशिश करी या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करी इन अ रॉन्ग मैनर, दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। सो enterprises groups the position of strength enable it to operate independently, affects the consumer or competition in the favor of the market in its favor. So an enterprise or group might have dominant position which is not bad under competition law, competition act 2002, but the abuse of such dominant position is considered bad. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। अब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, हम कौन से फैक्टर्स को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भैया ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पर हो रहा है। There are few factors which the commission has to consider while determining whether an enterprise enjoys a dominant position or not, which are, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। रीजन बीइंग, इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। That what are the factors considered to be as abuse of dominant position. So I feel strongly that कि इस बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइज, अब उसका मार्केट शेयर कितना है टोटल। जैसे मैगी की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है, मैं मोबाइल सैमसंग हैंडसेट की बात कर रहा हूँ, टोटल मोबाइल, जैसे अभी चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया गया, चाइनीज मोबाइल के ऊपर आपने बैन लगाया, यू डोंट नो that 75% of the mobile phone or the smartphone that are sold in India belong to Chinese companies. 75% से भी ज्यादा हमारा मार्केट जो स्मार्टफोन का है वो चाइनीज कंपनीज ने डोमिनेट कर रखा है। तब गवर्नमेंट को बात समझ में नहीं आई दैट यहाँ पर अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन हो सकता है। तो आपका अगर मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है तो यू विल बी इन द पोजीशन टू डोमिनेट द मार्केट, एंड ऑब्वियसली बात है वहां पर आपके दिमाग में कभी ना कभी ख्याल आएगा कि मैं मेरी इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करूं। साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, रिलायंस, उसका उस कंपनी का साइज इतना बड़ा है, इतने रिसोर्सेज हैं उसके पास, तो वो फर्दर रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करने की पोजीशन में है। आज की डेट के अंदर रिलायंस जिस बिजनेस में चाहे उस बिजनेस में वो एंटर हो सकता है। रिलायंस को कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टेलीकम्युनिकेशन का, आई थिंक 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसने उन कंपनीज को भी पीछे पछाड़ दिया है जो 20 साल से 30 साल से यहाँ पर इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस के अंदर है। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, टाटा कम्युनिकेशंस, इतने टाइम से ये कंपनीज हैं, एटलीस्ट रिलायंस से तो पुरानी है, बट वो भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, पेनिट्रेट नहीं कर पाई मार्केट को जितना जियो कर पा रहा, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज। दैट इज कंसिडर्ड, दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एज एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब है नहीं है वो और बात है, ये सब लॉ में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट निकाल करके बच जाते हैं। साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, वो भी मैटर करता है कि यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कितना इफेक्टिवली हो सकता है या हो भी सकता है या नहीं। इकोनॉमिक पावर ऑफ द एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग कॉमर्शियल एडवांटेजेस ओवर कॉम्पिटिटर्स, आप कितना मार्केटिंग कर रहे हो, कॉमर्शियलिटी आपकी कितनी है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज और सेल और सर्विस नेटवर्क ऑफ सच एंटरप्राइजेस, आपका सर्विस नेटवर्क कैसा है, आपका आप प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स को किस तरीके से हैंडल करते हो वो। डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द एंटरप्राइज, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है। अब टाटा सॉल्ट के ऊपर सारा हर 10 में से 9 जने टाटा सॉल्ट खरीदते हैं, सेंधा नमक बहुत कम लोग खरीदते हैं, 10 में से 9 लोग टाटा सॉल्ट खरीदते हैं। सो इट हैज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी। Monopoly or dominant position, whether acquired as a result of any law or by virtue of being a government company or a public sector undertaking or otherwise। अब गवर्नमेंट कंपनी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके हिसाब से आपके पास में अगर डोमिनेंट पोजीशन है तो उसके अंदर ये देखा जाएगा अब्यूज हो रहा है कि नहीं। एंट्री बैरियर्स सच एज रेगुलेटरी बैरियर्स, फाइनेंशियल रिस्क, हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ एंट्री, marketing entry barriers, technical entry barriers, economies of scale, high cost of substitutable goods और service for consumers, ये सारी चीज़ें हैं। एंट्री बैरियर्स अगर है वहाँ पर आपकी, इजीली आप उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बैन लगा रखा है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क है यहाँ पर, हाई कैपिटल है की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर हर कोई बिजनेस आसानी से स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत हाई रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कैपिटल की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एंट्री, मार्केटिंग एंट्री बैरियर, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं डोमिनेंट पोजीशन को। आपकी डोमिनेंट पोजीशन इन सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, अब काउंटरवेलिंग बाइंग पावर यहाँ पर इसने दे दिया, इसके बारे में मैं अलग से तुमको बताता हूँ। देखो, काउंटरवेलिंग बाइंग पावर का मतलब ये है कि जो मार्केट में बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बायर्स जिनकी प्रोडक्शन दिन के अंदर लाखों यूनिट्स वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका मैं नाम बताऊं, बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग हैज़ अ ह्यूज बाइंग पावर, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बॉम्बे डाइंग है। बॉम्बे डाइंग है, रेमंड है, सेंचुरी टेक्सटाइल है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब इनको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल इनको चाहिए, तो इतना बड़ा इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। सो जो रॉ मटेरियल का ये जो बायर है, एज अ बायर अगर ये रॉ मटेरियल मार्केट में लेने को निकलेंगे तो क्या करेंगे? अपनी बाइंग पावर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपनी बाइंग पावर का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, जो सप्लायर है इनके बीच में, जो सप्लायर्स है जिनसे ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस करना चालू किया। और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चालू किया कि सप्लायर आपस में लड़ गए। क्या बोला सप्लायर को कि यार मेरे को ना तुम 10 रुपए में पहले रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, नहीं मुझे तो 5 पे ही करो। सप्लायर ने बोला मैं कर दूंगा।
तो इस वजह से हुआ क्या, दूसरे सप्लायर ने बोला कि यार ये इतना सस्ते में सप्लाई कर रहा है, तो देखा देखी दूसरे बायर्स भी तो हमसे फिर इतना सस्ते में खरीदेंगे, ये बोल करके यार वो भी तो सस्ते में दे रहा, तुम क्यों नहीं दे रहे। तो क्या होगा, सप्लायर के बीच में आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, वो आपस में लड़ लिए। इस वजह से फायदा किसको हो गया, इस वजह से फायदा हो गया उस बड़े बायर को। दिस इज नोन एज काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, ठीक है। सो इट इज द पावर ऑफ द लार्ज बायर टू क्रिएट कंपटीशन बिटवीन इट्स पोटेंशियल सप्लायर्स, यानी कि सप्लायर के बीच में लड़ाई कर देना या डिस्प्यूट पैदा कर देना विद द हेल्प ऑफ इट्स बाइंग पावर, देयर बाय क्रिएटिंग कंपटीशन अमंग दोस पीपल नोन एज सप्लायर्स। ओके, आगे आते हैं। अच्छा, इसके बाद में ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब ये जो टॉपिक यहाँ पे आगे से स्टार्ट हो रहे हैं, दीज आर द टाइप ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। आप डोमिनेंट पोजीशन को आप अब्यूज किस किस तरीके से कर सकते हो। इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशंस ऑन प्राइस, एक के साथ एक फ्री दे देना, बहुत दुनिया भर की चीजें सस्ती देना, ठीक है, दैट इज इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशन। प्रीडेटरी प्राइसिंग, सेलिंग एट बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से नीचे बेचना। अमेजन के ऊपर कंटिन्यूसली एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये कॉस्ट से नीचे बेचता है, इसीलिए उसको इंडिया में लॉसेस होते हैं। अमेजन को इंडिया में लॉसेस होते हैं, अमेजन इंडिया में कोई प्रॉफिट में नहीं है, वो लॉसेस में है। तो वो इसीलिए बिकॉज इट इज यूजिंग प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है। अब वो कार्रवाई क्यों नहीं होती है वो फिर एक बहुत बात और है। तो इससे होता क्या है, आपका कंपटीशन जो है मार्केट में दूसरा, वो एलिमिनेट करने की आप कोशिश कर रहे हो। लिमिटिंग प्रोडक्शन ऑन मार्केट, आपने मार्केट के अंदर प्रोडक्शन ही जानबूझ के कम किया। अब आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, हर आदमी आपसे माल खरीदता है, तो क्या होगा, आप प्रोडक्शन कम करोगे तो प्राइसेस बढ़ाओगे, ये बोल करके प्रोडक्शन जानबूझ करके कम करना, दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी आप नहीं लेकर के नहीं आ रहे, उसी पुरानी टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्ट्स को बना रहे। क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू सिमिलर ट्रांजैक्शंस, मतलब इसका मतलब ये है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस। वापस बोलता हूं मैं, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू सिमिलर ट्रांजैक्शंस, दैट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट इन सेम मार्केट। आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो एक ही मार्केट के अंदर। आप बापू बाजार के अंदर एक दुकानदार अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहा है सेम ही प्रोडक्ट के लिए, क्यों भैया, क्यों, भेदभाव किस बात का, दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। डिनाइंग मार्केट एक्सेस, मार्केट में घुसने से रोकना, जैसे इंडिया ने डिनाई किया था यूएस को एक टाइम पे डेयरी मार्केट में एंटर होने के लिए, कि तुम्हारी कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पर एंटर नहीं होगी, दैट इज डिनाइंग मार्केट एक्सेस। क्योंकि क्यों डिनाई किया, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है डेयरी का, हम किसी को नहीं घुसने देंगे, यहीं के सब लोगों से काम लेंगे, ठीक है, दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज इन अनदर मार्केट, एक मार्केट में जैसे रिलायंस करता है, रिलायंस की डोमिनेंस सिर्फ पेट्रोलियम सेगमेंट के अंदर और प्लास्टिक सेगमेंट के अंदर है, पॉलीइथाइलिन में है, दूसरे सेगमेंट के अंदर उसकी कभी कोई डोमिनेंस नहीं थी, लेकिन उस बिजनेस की डोमिनेंस का इस्तेमाल करके वो सारे बिजनेसेस के अंदर घुस गया, आज रिटेल के अंदर घुस गया। 23% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर बिलोंग टू रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस रिटेल, ठीक है। फ्यूचर मार्केट को तो टेक ओवर करने के बाद तो ये परसेंटेज और बढ़ गई होगी आई गेस, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स इन विच डोमिनेंट पोजीशन कैन बी अब्यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर और अ सेलर। प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया वो। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्वायरी इनटू अग्रीमेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन। अब अगर आप इस तरीके की कोई हरकत करते हुए पाए जाते हो तो आपके खिलाफ क्या इंक्वायरी हो सकती है। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट टू इंक्वायर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट ऑन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन, आपने कोई अग्रीमेंट अगर किया किसी प्रोड्यूसर के साथ में या किसी दूसरे बिजनेस के साथ में मिल करके, उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या हो सकता है कॉम्पिटिशन के ऊपर, पूरे मार्केट के ऊपर या पूरी इकोनॉमी के कॉम्पिटिशन के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसको ये असेस करेंगे। वेदर एन एंटरप्राइज एंजॉयज अ डोमिनेंट पोजीशन, इसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। द कमीशन में इंक्वायर आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, खुद से कर रही है इंक्वायरी वो, या फिर ऑन अ कंप्लेंट रिसीव बाय एनी पर्सन, कंज्यूमर और ट्रेड एसोसिएशन। कंज्यूमर एसोसिएशन या ट्रेड एसोसिएशन ने अगर कंप्लेंट फाइल कर दी तो भी इंक्वायरी बैठ जाएगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर और किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अगर बोल दिया, कंप्लेंट फाइल कर दी,
तो यहाँ पर उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है कि यार सो एंड सो कंपनी का चेक करो यार, तुम कंपटीशन कमीशन को कब क्या बोल रही है अथॉरिटीज, क्या चेक करो इस कंपनी की कोई डोमिनियन पोजीशन तो नहीं है, क्या ये कंपनी अपनी डोमिनियन पोजीशन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, क्या इस मर्जर एक्विजिशन से या इस टेकओवर से या इनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ ट्रेड का उससे कोई एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं होगा कंपटीशन के ऊपर। ये सारी चीजों को स्क्रूटिनाइज किया जाता है। सो द डायरेक्टर जनरल इज not vested with the right to move an application for institution of an inquiry relating to anti-competitive agreement or abuse of dominance। तो ये डायरेक्टर जनरल नहीं होता, नीचे के जो ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। अब नए टॉपिक पे आते हैं, कॉम्बिनेशंस, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। सवाल यहाँ पर इसके अंदर ये खड़ा होता है बेटा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन, दो जने मिल करके कंबाइन हो गए, दैट इज कॉम्बिनेशन सिंपली स्पीकिंग। यहाँ पर कॉम्बिनेशन से मतलब ये है कि आपने किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर किया, वन, दूसरा या तो आपने मर्जर किया, टू, तीसरा या आपने उसके साथ में कोई ट्रेड अग्रीमेंट किया, ठीक है, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। अब छोटे छोटे एक्विजिशन मर्जर्स होते हैं, उन सबको क्या हम कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में लेकर के आएंगे क्या? नहीं सर, हम सबको लेकर के नहीं आएंगे। तो कुछ क्राइटेरिया होगा उसका कि कब जो मर्जर एक्विजिशन होगी उसको यहाँ पर कंपटीशन कमीशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन माना जाएगा, बिल्कुल है, आगे हम पढ़ते हैं आएगा उसके आगे। कॉम्बिनेशन अंडर द एक्ट मीन्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स और एसेट्स भी हैं। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय पर्सन और एन एंटरप्राइज वेयर सच पर्सन हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल। आपका या तो डायरेक्ट कंट्रोल है या इनडायरेक्ट कंट्रोल है दूसरे एंटरप्राइज के ऊपर। एंगेज्ड इन कॉम्पिटिंग बिजनेस, सेम बिजनेस है मेरा, या फिर कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, मेरे बिजनेस के अलावा दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर है, उसको अक्वायर किया मैंने, ठीक है। कार बनाने वाली कंपनी ने दूसरी कार बनाने वाली कंपनी को एक्वायर किया, जैसे टाटा एक्वायर्ड आई थिंक टाटा स्टील एक्वायर्ड कोरस एंड टाटा एक्वायर्ड जैगुआर एंड लैंड रोवर, दैट इज कॉम्बिनेशन, दैट कैन बी टोल्ड एज कॉम्बिनेशन है। लेकिन वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि इंडिया के अंदर ही किसी कंपनी को एक्वायर करे तो फिर उसके ऊपर इंडियन कॉम्पिटिशन लॉ लगेगा, ठीक है। वहां पर अगर एक्वायर हुआ होगा तो वो फॉरेन कंट्री का कॉम्बिनेशन लॉ लगा होगा, कॉम्पिटिशन लॉ लगा होगा। Engage in competing business and merger and amalgamation between or among enterprises when the combining parties exceed the threshold set in the act। कि थ्रेशोल्ड लिमिट से आपने क्रॉस कर दिया इस कॉम्बिनेशन को, इस मर्जर एक्विजिशन को, तो फिर वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है हम अभी आगे देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। द थ्रेशोल्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द एक्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और टर्नओवर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। मतलब यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो किसके बेसिस पर आइडेंटिफाई या क्राइटेरिया को इस क्राइटेरिया को किन दो फैक्टर्स के बेसिस पे किया गया है डिफरेंशिएट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर। कि कॉम्बिनेशन होने के मतलब कॉम्बिनेशन तब कहलाएगा जब मर्जर एक्विजिशन इस एसेट की वैल्यू को क्रॉस कर दे या इस टर्नओवर की वैल्यू को क्रॉस कर दे, आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कॉम्बिनेशन इज द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर एंटरप्राइजेस, और मर्जर और अमालगमेशन और कंट्रोल, आपने कंट्रोल किए उसके वोटिंग शेयर्स, उसके वोटिंग राइट्स आपने कंट्रोल कर लिए। द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर पर्संस और अमालगमेशन और मर्जर और अमालगमेशन शैल बी अ कॉम्बिनेशन इफ इट मीट्स द प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड एंड इन्वॉल्व। तो कब माना जाएगा कि ये आपका एक्विजिशन हुआ है, मर्जर एक्विजिशन हुआ है और ये कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन के अंदर कवर होता है। सो अब ये वापस क्या बोल रहा है, एनी एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स और एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, एनी एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय पर्सन ओवर एंटरप्राइज वेयर सच अ पर्सन ऑलरेडी हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज इन सिमिलर बिजनेस, तो ये भी कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा। एनी मर्जर और अमालगमेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, ये भी कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। कंट्रोल क्या होता है, आप उस एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट आइदर जो सिंगली और जॉइंटली कंट्रोल करते हो, और या फिर आपकी कंपनी या तो सिंगल कंपनी कंट्रोल करती है या आपका पूरा ग्रुप उसको कंट्रोल करता है। जैसे टाटा सन्स है, टाटा सन्स कंट्रोल ऑल द ग्रुप कंपनीज ऑफ टाटा, ठीक है। टाटा स्टील है जो खाली एक सिंगल एंटरप्राइज है, जो खाली उसका मैनेजमेंट उस पूरी कंपनी को मैनेज करता है। लेकिन टाटा सन्स जो उसकी ग्रुप कंपनी है वो टाटा से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, टाटा सॉल्ट, टाटा स्पाइसेस,
टाटा केमिकल्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, सबको मैनेज करती है. दैट इज अ ग्रुप एंटरप्राइज और दैट इज अ सिंगल एंटरप्राइज. ओके. वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होगी? वैल्यू ऑफ एसेट्स एज पर द लास्ट ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डेट ऑफ प्रपोज्ड मर्जर फॉल्स और रिड्यूस बाय एनी डेप्रिसिएशन. मान लो 2020-21 के अंदर, इस साल के अंदर कोई मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू ऑफ एसेट्स और टर्नओवर होगी, उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैं जो मर्जर एक्विजिशन यहाँ पर इस कंपनी का कर रहा हूं, उसके बाद में उसका टर्नओवर कितना हो गया या उसका एसेट्स कितने हो गए. ठीक है. सो अल्टीमेटली अब जो बात आ रही है वो ये है, व्हाट इज द बेस टू डिटरमाइन कॉम्बिनेशन. The act provides assets or turnover as the base of the parties to determine combination. It can be created by a group of person or by more than one enterprise or created as a result of merger or amalgamation. अब यहाँ पर जो ये लिमिट्स बता रखी हैं, ये बता रहा है कि या तो सिंगल एंटरप्राइज अगर दूसरे किसी सिंगल एंटरप्राइज को ले रहा है, या फिर एक सिंगल एंटरप्राइज किसी ग्रुप को ले रहा है, या फिर एक ग्रुप किसी एक सिंगल एंटरप्राइज को ले रहा है, या फिर एक पूरा बिजनेस ग्रुप किसी दूसरे बिजनेस ग्रुप को ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, मर्जर एक्विजिशन कर रहा है. सो इन इंडिया के अंदर अगर एंटरप्राइज लेवल के अंदर दो कंपनीज का अगर टर्नओवर का, दो कंपनीज का अगर मर्जर हुआ है, फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल का बिग बाजार के साथ में मर्जर हुआ, तो उन दोनों का मर्जर होते टाइम पे लास्ट दोनों की बैलेंस शीट के को कंबाइन जब किया गया तो उनका टर्नओवर कितना निकला? 6000 करोड़ का. तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन के अंदर आप कवर हो गए. अब अगर आप कॉम्बिनेशन के अंदर कवर हो गए, दैट मीन्स यू हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कि भैया हमको परमिशन दो कि हम ये मर्जर एक्विजिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो फिर अब आएगा यहाँ पर रोल कंपटीशन कमीशन का. कंपटीशन कमीशन बैठ करके इस बात की इंक्वायरी बिठाएगा, क्या ये मर्जर एक्विजिशन हमको अप्रूव करना चाहिए क्या इस मर्जर एक्विजिशन का होने के बाद में मार्केट में इनकी डोमिनेंट पोजीशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगी? अगर हो भी जाएगी तो क्या ये इस पोजीशन पर तो नहीं आ जाएंगे कि इस पोजीशन का वो अब्यूज कर सके या इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सके? इन सारे फैक्टर्स को वो स्क्रूटिनाइज करता है, एनालाइज करता है. अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगती है तो उस मर्जर एक्विजिशन को वो रिजेक्ट भी कर सकता है. ठीक है. ये लॉजिक है हमको इस चीज का पढ़ने का. एंटरप्राइज लेवल पे अगर दो कंपनी का अगर मर्जर हो रहा है, उनका एसेट्स अगर 2000 करोड़ से ज्यादा है तो भी वो यहाँ पे कवर होंगे. ग्रुप लेवल पर एक ग्रुप अगर दूसरे ग्रुप को ले रहा है तो 8000 करोड़ के अगर एसेट्स हो गए दोनों के मर्जर के बाद में, या फिर टर्नओवर 24000 करोड़ का हो गया, तो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर आपने अगर किसी एंटरप्राइज को, इंडिया के बाहर आपका अगर कोई एंटरप्राइज है, सिंगल यूनिट है, जैसे इन्फोसिस का फॉरेन के अंदर भी ब्रांच है, वहां पर यूएस में भी है, वहां पर अगर वो किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है, सिंगल कंपनी है, $1 बिलियन, इन इंडिया के अंदर कितना हो गया? 1000 करोड़. और ग्रुप लेवल के ऊपर अगर है तो $4 बिलियन, इंडिया में वापस 1000 करोड़ ही हो गया. टर्नओवर बेसिस पे $3 बिलियन, इंडिया में 3000 करोड़, $12 बिलियन, टर्नओवर वापस वहां पे देखा जाएगा इंडिया टर्म्स में अंदर 3000 करोड़. ये अगर ऐसा होता है तो आपको इंडिया के अंदर क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटिशन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी. ओके. अब आती है बात exemption from provision of competition combination. The central government has granted exemption from application of section 5 or section 6 to the enterprises being party to any acquisition or where enterprise whose control shares voting right or assets are being acquired having assets of value of not more than 350 crores or turnover of not more than 1000 crore from the combination provision of the act for 5 years. यानी कि अगर आपका टर्नओवर 350 करोड़ से ज़्यादा नहीं, सॉरी, एसेट्स की वैल्यू अगर 350 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप इस एक्ट के प्रोविजन से, यानी कि इस कॉम्बिनेशन की प्रोविजन से 5 साल तक एग्जेम्प्ट हो जाओगे. टू पब्लिक इंटरेस्ट ऑल केसेस ऑफ reconstitution, transfer of undertaking और amalgamation of banking companies as per the banking regulation act for a period of 10 years. दो बैंक अगर मर्ज हो रहे हैं तो उनको 10 साल तक यहाँ पर एग्जामेशन दिया गया था. अब ये सारी एग्जामेशंस खत्म हो गई क्योंकि ये टाइम पीरियड भी खत्म हो गया. 2002 के अंदर एक्ट आ गया था और 2020 चल रहा है, 18 साल खत्म हो गए, इतना कोई रेलेवेंट नहीं है. इन पब्लिक इंटरेस्ट टू द रीजनल रूरल बैंक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन सीपीएसई, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस engaged in oil and gas sector along with their wholly or partly owned subsidiary operating in OGS for a period of 5 years. So 5 साल तक का एग्जामेशन इनको भी दिया गया था. ओके. Regulation of combination. Any person or enterprises that proposes to enter into combination shall give notice to the Competition Commission in the method prescribed within 30 days.
क्या होगा यहाँ पर, अगर आप वो टर्नओवर वाली लिमिट के अंदर अगर आप कवर हो गए तो आपको कंपटीशन कमीशन से यहाँ पे परमिट लेना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपटीशन कमीशन को अप्लाई करना पड़ेगा परमिशन के लिए। क्या, किस चीज़ के लिए आपको अप्लाई आप कैसे करोगे, उसके अंदर आपको अप्रूवल लगाना पड़ेगा। किसका अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू मर्जर और एक्विजिशन। आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया सो एंड सो एंटरप्राइजेस है, हम लोगों ने सबने मिलकर के डिसाइड किया है कि हम मर्जर करने वाले हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट रिलेटिंग टू एक्विजिशन और एक्वायरिंग कंट्रोल, जो भी कंट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ है दो एंटरप्राइजेस के बीच में या ग्रुप्स के बीच में, उसकी आपको ये एग्रीमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी। ठीक है। Recent exemption dated 29 June 2017 reduces the burden on parties for adherence of 30 period time for a period of 5 years from the date of notification, allowing them to provide comprehensive or complete notifications to the CCI. Attention to be paid that this exemption only give relaxation in terms of time period and do not altogether exempt from the parties from filing the notice. अब आपको यहाँ पर 5 साल तक के पीरियड का एग्जाम्पशन दिया गया है, लेकिन आपको पूरा एग्जाम्पशन नहीं दिया कि जरूरत ही नहीं है ये डॉक्यूमेंट फाइल करने की, नहीं करने पड़ेंगे। 5 साल तक का एग्जाम्पशन मिला हुआ है, ऐसे का मतलब ये नहीं है कि 5 साल बाद भी नहीं करने पड़ेंगे फाइल। CCI will scrutinize the notice for defects or incompleteness. It found defective or incomplete, the parties are asked to remove the defect. ठीक है, बात समझ में आती है। CCI will form a prima facie opinion on the notice within 30 days of the receipt of notice. अब वो ओपिनियन बनाएगा अपनी कि यार ये अप्रूव करूँ कि नहीं करूँ। It may ask for additional information as well, मंगा सकता है। CCI asks the parties to publish the details of the combination to invite the public for objections within 15 days from the publishing. पब्लिक से भी यहाँ पर ओपिनियन मांगी जाएगी। फिर इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो डिसाइड करेगा कि यार इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं होगा कंपटीशन के अंदर। अगर नहीं होगा तो अप्रूव हो जाएगा, और अगर इम्पैक्ट होगा तो फिर ट्रांजैक्शन को होल्ड किया जाएगा या फिर नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर बात खत्म हो गई रेगुलेशन की, कॉम्बिनेशन के। इसके बाद में ये सब जो प्रोसीजर पार्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था इसको तुम लोग रीड कर लेना। एपेलाइट ट्रिब्यूनल है, उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट भी आता है इसमें। अब मैं आ जाता हूँ मिसलेनियस प्रोविजन। इसके अंदर एक टॉपिक आ रहा है कंपटीशन एडवोकेसी। अब कंपटीशन एडवोकेसी के बारे में मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डिक्टेट कर देता हूँ तो तुम लोग लिख लो उसको। देखो, कंपटीशन एडवोकेसी जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस होता है, वैसे कंपटीशन एडवोकेसी होती है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो कंपटीशन कमीशन यहाँ पर खाली एक ऐसी बॉडी नहीं है जो कि कंपटीशन को देखती है, मैनेज करती है कि कंपटीशन हेल्दी है या नहीं है। वो ऐसी बॉडी भी है जो ये काम भी करती है कि हम ये देखें कि मार्केट के अंदर हेल्दी कंपटीशन है या नहीं। कंपटीशन मार्केट के अंदर हेल्दी कैसे रह सकता है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज फ्रेम करना, ठीक है, उससे रिलेटेड मार्केट के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, कैसे इकोनॉमी के अंदर हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। तो वो ब्रॉड पैरामीटर्स और ब्रॉड एस्पेक्ट्स की बात करता है, ठीक है, और उसी ब्रॉड एस्पेक्ट्स के बेसिस पर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी फ्रेम की जाती है। ठीक है, हमारे 5 ईयर प्लान जो फॉरेन पॉलिसीज है वो सभी उसी के बेसिस पर फ्रेम की जाती हैं। इसीलिए यहां पर कंपटीशन एडवोकेसी का रोल बढ़ जाता है। So the central government and state government may obtain the opinion of CCI on the possible effect of the policy of competition while formulating competition policy. Competition policy भी बनाई जाती है। On receiving such reference, the commission is required to give its opinion to central government within 60 days. अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंपटीशन कमीशन से कोई ओपिनियन मांग रहा है कि यार बताओ हम एक पॉलिसी बना रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, अपने स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर, आपका ओपिनियन क्या है, तो 60 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर उसको अपना ओपिनियन देना पड़ता है। द रोल ऑफ कमीशन इज ओनली एडवाइजरी, हेंस एनी ओपिनियन गिवन बाय द कमीशन इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। कोई जबरदस्ती नहीं है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। द कमीशन हैज बीन असाइन्ड द रोल टू टेक following suitable measures for promotion of competition advocacy, creating awareness about the competition, imparting training about competition issues। अब देखो ये चीज़ ऐसी है कि हर आदमी को मालूम नहीं होता कि यार मैं एक्चुअली में क्या मेरे साथ कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी हो रही है क्या। तो यहाँ पर ये रोल कंपटीशन कमीशन का हो जाता है कि उसके रिलेटेड अवेयरनेस देना कि यार ये चीज़ें देखो, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव।
ठीक है, तो ये भी काम यहाँ पर किसका है, ये काम भी कंपटीशन कमीशन का होता है। तो इसके अंदर एक चीज लिखना, द रोल ऑफ कंपटीशन एजेंसी मस्ट बी मोर देन सिंपली इन्फोर्स इट्स कंट्रीज कंपटीशन। यहाँ पर इसका रोल इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो इट मस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट मोर ब्रॉडली इन द फॉर्मेशन of its country's economic policies. The agency should have a significant degree of independence from political influence from both inside and outside the government. क्योंकि यहाँ पर जब तक वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन अपना नहीं बना पाएगा तब तक वो इकोनॉमिक पॉलिसीज वहाँ पर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि वो कंपटीशन कमीशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें और हमारे ओपिनियन के साथ हम उसका भी ओपिनियन मैच करवाएं, यानी कि हम उसके ऊपर अपना ओपिनियन थोपें नहीं। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन का इंडिपेंडेंट रोल होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड है कि उसका इंडिपेंडेंट रोल होना चाहिए। होता है नहीं होता है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चर्चा है। ओके, सो यहाँ पर आकर के तुम्हारा ये भी टॉपिक खत्म होता है। अब उसके बाद में जो बात आती है दैट इज कॉम्पिटिशन फंड। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपटीशन फंड बनाती है जिससे जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं जो भी रिसीव होती हैं, यहाँ पर जो फीस वगैरह होती हैं वो सब इसमें से पे की जाती हैं, इस फंड में से। इसमें से सैलरी इंटरेस्ट अमाउंट भी पे किया जाता है जो भी कमीशन के लोग हैं उनको, ठीक है। सो पावर ऑफ, अगला टॉपिक आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जेम्पशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट और एनी प्रोविजन फॉर एनी क्लास ऑफ एसेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इन इस एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्पशन दी जा सकती है, ठीक है। एनी प्रैक्टिस और अग्रीमेंट अराइजिंग विद एनी ट्रीटी अग्रीमेंट और कन्वेंशन इन एनी अदर कंट्री और कंट्रीज, अगर किसी कंट्री के साथ में हमारा कोई अग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इस एक्ट से उसको अगर एग्जेम्पशन देना है तो हम उसको भी एग्जेम्पशन दे सकते हैं। Any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the central government or state government, sovereign function कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हो, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज इंडिया लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो एयरलाइन ये आपके डिफेंस के प्रोडक्ट्स भी बनाती है और एरोस्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ठीक है। उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल सकता है, इसरो को मिल सकता है, भेल को मिल सकता है, बार्क को मिल सकता है। तो ये कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं नेशनल सिक्योरिटी के, और एटॉमिक सिक्योरिटीज़ वाले उनको भी मिल सकता है, तो उनको यहाँ पर एग्जाम्पशन दी जा सकती है। तो इसी के साथ में बेटा हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। सो कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज़ मुझे पूछना, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना बिकॉज इट कैरीज 25 मार्क्स। एक चैप्टर 25 नंबर कवर करता है, ये आपको एग्ज़ाम के अंदर पास कराने के अंदर आपका बहुत बड़ी हेल्प होगी। ओके, सो कल से मैं जो है वो नया टॉपिक ऑल टुगेदर एक स्टार्ट करूँगा, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी के बाद से हम इस चैप्टर के नए सेगमेंट के अंदर एंटर हो जाएंगे, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फेमा वाला जो पोर्शन है तुम्हारा वो पूरा इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपटीशन लॉ के साथ में हमारा यहाँ पर 60 मार्क्स का 35 प्लस 25 60 मार्क्स का पोर्शन कवर हो गया और 60% तुम्हारा सिलेबस भी कवर हो गया। सो बचा हुआ जो पोर्शन है दैट इज ओनली 40%। दिखने में बड़ा है फेमा, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो लेक्चर एक बार देख लेना अच्छे से, कोई पेंडेंसी बेटा पुरानी अगर हो तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।